इस वीडियो में हम लोग आज ब्रोंकोडायलेटर्स का ही जो सब टॉपिक है मिथाइल जेनथिन्स, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक्स को भी इसी वीडियो में ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। B2 सिंपैथोमिमेटिक्स जो फर्स्ट जो ब्रोंकोडायलेटर्स का सब टॉपिक था, इसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग मिथाइल जेनथिन्स और एंटीकोलिनर्जिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर आने वाली जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है मिथाइल जेनथिन्स। तो मिथाइल जेनथिन्स को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो मिथाइल जेनथिन्स भी एक ब्रोंकोडायलेटर ही है, ठीक है, और ये ब्रोंकोडायलेटर का ही काम करता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं थियोफाइलिन, एमाइनोफाइलिन और डोक्सोफाइलिन, ठीक है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये किस तरह से इसका इफिकेसी कैसा होता है उसको थोड़ा सा इट इज़ लेस इफिकेशियस देन B2 सिंपैथोमिमेटिक बट इंक्रीज देयर रिस्पॉन्स इफ गिवन टुगेदर, ठीक है। ये मिथाइल जेनथिन्स जो है ये B2 सिंपैथोमिमेटिक्स के कंपैरिजन में लेस इफिकेशियस होते हैं, ठीक है। इनका इफिकेसी जो होता है वो लेस होता है B2 सिंपैथोमिमेटिक्स के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन अगर इनको B2 सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स के साथ दिया जाए तो ये रिस्पॉन्स जो है अच्छा शो करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिथाइल जेनथिन्स का एक्शन ऑफ मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मिथाइल जेनथिन्स का एक्शन। तो देखते हैं कि मिथाइल जेनथिन्स कैसे काम करता है। तो ये आपको तो पता ही है कि ब्रोंकोडायलेटर है तो ब्रोंकोडायलेशन का ही काम करेगा। तो इट कॉजेज ब्रोंकोडायलेशन बाय इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोडाइस्ट्रेस आइसोएंजाइम। ये मिथाइल जेनथिन्स जो है ब्रोंकोडायलेशन का काम करता है बाय इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोडाइस्ट्रेस आइसोएंजाइम। एक PDE एंजाइम जो होता है फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम, इनको इनहिबिट करता है, ठीक है। इनको बनने से रोकता है मिथाइल जेनथिन्स, ठीक है। और इनका PDE का इनहिबिशन होने के वजह से, ठीक है, कैंप जो होता है उनका डिग्रेडेशन भी रुकता है, ठीक है। अगर PDE का इनहिबिशन होगा तो कैंप का डिग्रेडेशन भी रुकेगा। अगर कैंप का डिग्रेडेशन रुकेगा तो क्या होगा, अगर किसी चीज़ का डिग्रेडेशन रुकेगा तो क्या होगा, वो थम जाएगा, उसका खात्मा होना कम हो जाएगा, तो वो एक्यूमुलेशन होने लगेगा, वहाँ पे वो एक्यूमुलेट करेगा, ठीक है। तो कैंप का एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा, कैंप का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, और जब कैंप का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा तो क्या करेगा, स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएगा। तो आपको पता ही है कि अस्थमा में क्या होता है, स्मूथ मसल्स का, एयर ट्यूब मसल्स का कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। कंस्ट्रिक्शन की वजह से अस्थमेटिक कंडीशन होती हैं जिनमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जितनी भी ड्रग्स इस ब्रोंकोडायलेटर के अंदर आती हैं वो सारी की सारी स्मूथ मसल को रिलैक्स करने की काम करती हैं, ठीक है। तो कैंप के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, वहाँ से देख लीजिएगा कि कैंप क्या होता है और किस तरह उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक नोट है जिसको देख लेते हैं। मिथाइल जेनथिन्स जो है वो एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, किसके प्रति, तो एडिनोसिन रिसेप्टर के प्रति। मिथाइल जेनथिन्स एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू एडिनोसिन रिसेप्टर। एडिनोसिन रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है, मिथाइल जेनथिन्स। तो एडिनोसिन रिसेप्टर क्या होते हैं, तो एडिनोसिन रिसेप्टर जो होते हैं वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर का काम करता है। एडिनोसिन जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर काम करता है, जो कि प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल में, ठीक है, स्मूथ मसल और मास्ट सेल में। तो इनके एंटी काम करता है मिथाइल जेनथिन्स। तो जैसे ही मिथाइल जेनथिन्स ड्रग दिया जाएगा तो एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, मिथाइल जेनथिन्स अपना काम करेगा और वो मसल रिलैक्स करवाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मिथाइल जेनथिन्स
ऑन बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम पे मिथाइलोजेंथिन्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कुछ सिस्टम को लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनके ऊपर इसका क्या काम होता है, किस तरह का इफेक्ट शो करता है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला इफेक्ट देखते हैं सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो कैफीन और थियोफाइलिन जो कि एग्जाम्पल है मिथाइलोजेंथिन्स का, वो क्या काम करते हैं कि वो स्टिमुलेट करते हैं सीएनएस को। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, कैफीन को अगर हम 150 और 250 mg के तौर पे अगर लेंगे तो अच्छा काम करेगा। ठीक है, अलर्टनेस करेगा और फैटिगनेस को घटाएगा। ठीक है, अगर इनका हाई डोज लेते हैं, कैफीन का अगर हाई डोज लेते हैं तो क्या कॉज करेगा, नर्वसनेस कॉज करेगा, रेस्टलेसनेस कॉज करेगा, बेचैनी जो होता है, इंसोम्निया जो होता है, इंसोम्निया का मतलब होता है नींद नहीं आना। ठीक है, आपको नींद नहीं आएगी, ये इस तरह का ये इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम पे कैसा इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट इसका इफेक्ट देखते हैं कार्डियोवास्कुलर पर। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ये कैसा इफेक्ट शो करता है। तो मिथाइलोजेंथिन स्टिमुलेट कर देता है हार्ट रेट को। ठीक है, स्टिमुलेट करता है हार्ट को और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल को बढ़ा देता है। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ कार्डियक मसल एंड डिक्रीज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ वेजल स्टिमुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल। नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मिथाइलोजेंथिन्स ऑन स्मूथ मसल्स। तो ये क्या करता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स्ड करवाता है। ठीक है, पूरा जितना भी हम लोग ब्रोंकोडायलेशन पढ़े अभी तक, ब्रोंकोडायलेशन के अंदर आने वाली जितने भी सब टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि B2 सिम्पैथोमिमेटिक्स हो गए या फिर अभी मिथाइलोजेंथिन्स का डिस्कशन कर रहे हैं, उन सारी ड्रग्स ने अभी तक जो काम करी है वो है सिर्फ स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाने की। अलग अलग तौर तरीके से उनका मेन एम है, मेन रिजल्ट है स्मूथ मसल को रिलैक्स करवाना। ठीक है, तो अभी तक तो इतना समझ में आ ही गया होगा कि अस्थमा के केस में क्या होता है कि मसल्स का, स्मूथ मसल्स का, एयर ट्यूब मसल्स का कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसके कारण ल्यूमन जो है वो नैरो हो जाता है और हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। एंड दैट कंडीशन इज नोन एज द एस्थमेटिक कंडीशन। ठीक है, उसी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे थे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिथाइलोजेंथिन्स का बॉडी सिस्टम पे, जिसमें हम लोग कुछ सिस्टम को लिया। नेक्स्ट सिस्टम जिसको स्मूथ मसल्स पे हम लोग देख रहे थे। तो स्मूथ मसल्स पे इनका मिथाइलोजेंथिन्स का प्रोमिनेंट इफेक्ट है। ठीक है, ब्रोंकाई पे। ठीक है, प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन ब्रोंकाई इन अस्थमा। ठीक है, थियोफाइलिन इज मोर पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर देन कैफीन। थियोफाइलिन और कैफीन दोनों ही एग्जाम्पल हैं मिथाइलोजेंथिन्स के, लेकिन दोनों में से थियोफाइलिन जो है वो ज़्यादा पोटेंट है ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे। ठीक है, वो ब्रोंकोडायलेशन कैफीन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन किडनी। ठीक है, तो मिथाइलोजेंथिन्स का किडनी पे क्या इफेक्ट होता है। तो मिथाइलोजेंथिन्स माइल्ड डायूरेटिक होते हैं। ठीक है, वो यूरिनेशन को बढ़ा देंगे बाय डिक्रीजिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन स्टोमक। स्टोमक पे क्या इफेक्ट होगा इनका। तो मिथाइलोजेंथिन्स क्या करते हैं, सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिन को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, मिथाइलोजेंथिन्स इंक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ब्रोंकोडायलेटर्स कैटेगरी के अंदर आने वाले 3 सब टॉपिक जो थे, B2 सिम्पैथोमिमेटिक, मिथाइलोजेंथिन्स और एंटी कोलिनर्जिक्स में से हम लोगों ने B2 सिम्पैथोमिमेटिक्स और मिथाइलोजेंथिन्स का डिस्कशन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंटी कोलिनर्जिक्स के बारे में। ठीक है, तो ब्रोंकोडायलेटर के अंदर जो सब टॉपिक है नेक्स्ट वो है एंटी कोलिनर्जिक। ठीक है, तो एंटी कोलिनर्जिक का डिस्कशन करते हैं। एंटी कोलिनर्जिक, पहले कोलिनर्जिक क्या होता है। ठीक है, कोलिनर्जिक किसको बोलते हैं इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, या फिर लिगेंड
अगर उस कोई भी सब्सटेंस या फिर लिगेंड उसको हम लोग कोलिनर्जिक बोल सकते हैं इफ़ इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग या फिर अल्टरिंग और रिलीजिंग एसिटाइल कोलिन और मिमिक देयर बिहेवियर, तो उसको हम लोग कोलिनर्जिक बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझ गए, ठीक है। तो उसके एंटी काम करने वाले ड्रग को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल लिए हैं हमने। फर्स्ट है इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, दूसरा है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ किसका, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी कोलिनर्जिक्स को जानने के पहले थोड़ा सा हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, पहले थोड़ा सा उसके पहले देख लेते हैं कि कैसे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, किसके वजह से, और कैसे उस पर जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। तो यही है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो देख लेते हैं। तो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स जो है वो कंटेन करते हैं क्या, पीएनएस। पीएनएस क्या होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है ये स्मूथ मसल्स में इंटरवेटेड होते हैं, ठीक है। और इनका एक्टिवेशन होता है बाय द M3 रिसेप्टर्स, ठीक है। M3 रिसेप्टर क्या होते हैं, तो ये होते हैं मस्केरेनिक 3, या फिर इन्हीं को बोलते हैं मस्केरेनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ठीक है। सिंपल समझे कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, M3 रिसेप्टर। और इनके वजह से क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, तो M3 रिसेप्टर की वजह से हो रहा है, ठीक है। M3 रिसेप्टर क्या करता है, विच इज एक्टिवेटेड बाय M3 रिसेप्टर। M3 रिसेप्टर क्या करता है, PNS को एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने लगता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग जो ड्रग देंगे इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, जो कि काम करेगा एंटी एगोनिस्ट के रूप में, किसके एंटी एगोनिस्ट के रूप में काम करेगा, तो M3 रिसेप्टर के रूप में, और रिजल्ट करेगा ब्रोंको डायलेशन में, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कोलिनर्जिक जो शो हो रहा था उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड जो ड्रग दिया, यही ड्रग एक्ट किया किसके जैसा, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के जैसा, ठीक है। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का काम क्या है, तो इनका काम है M3 रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करना, M3 रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करना। M3 रिसेप्टर में क्या होता है, तो ये एक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, ठीक है, जिनको ब्लॉक कर दे या फिर इनहिबिट करे, और इनहिबिट होगा तो वहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन रुक जाएगा। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन रुकेगा तो मसल, स्मूथ मसल क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स हुआ तो क्या हो गया, एयर ट्यूब में ब्रोंको डायलेशन हो गया, ठीक है। ये रहा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का, ठीक है। कुछ पॉइंट है जिनका डिस्कशन कर लेते हैं। एक तो पॉइंट है कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो इनहेलेशन रूट से दिया जाता है, ठीक है। एक है इनहेल्ड एट्रोपिन इज वेल ऑब्जर्व्ड अक्रॉस रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। एट्रोपिन जो है, ठीक है, अगर उसको इनहेल किया जाता है तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एट्रोपिन कॉजेज सिस्टेमिक एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। तो एट्रोपिन जो ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, सिस्टेमिक एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करते हैं, मतलब ये सिस्टम में जाके सिस्टेमिक एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। तो इफेक्ट शो करेंगे जैसे कि टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होता है, तो हार्ट रेट में जो इंक्रीजमेंट होता है, हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना, उसी को बोलते हैं टैकीकार्डिया। नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह का इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ नोट्स है उसको नोट कर लेते हैं। ये नोट है, इसमें है कि इप्रोट्रोपियम और B2 एगोनिस्ट को साथ में देने से ये मोर इफेक्टिव ब्रोंकोडायलेटर हो जाते हैं,
मोर इफेक्टिव ब्रोंकोडायलेटर के जैसे काम करते हैं। ठीक है। दूसरा है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स लेस इफेक्सियस होते हैं B2 एगोनिस्ट से। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, बाकी इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। इस तरह से हमारा आज का ब्रोंकोडायलेटर का जितने भी सब टॉपिक थे, B2 सिम्पैथोमिमेटिक और मिथैलोजेंथिन्स और एंटी कोलिनर्जिक्स, ठीक है, ये तीनों ख़त्म हुए, तीनों का डिस्कशन हो गया। इसके बाद आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आया वीडियो देखने के बाद, आप थोड़ा सा KDT या फिर और कोई भी आपके पास फार्माकोलॉजी की बुक होगी उसको एक बार रीडिंग डाल लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बाकी नोट्स के तौर पे ये बहुत है, इतना आप अगर आप लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इतना समझ लेते हैं, मोर देन इनफ। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स को पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज ब्रोंकोडायलेटर कैटेगरी का तीनों सब टॉपिक ख़त्म हुआ। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स के कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।